हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एमकॉम फर्स्ट ईयर का IBO 3 असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं IBO 1 एंड IBO 2 ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि उस PDF से आप लोगों को हेल्प मिली हो और आप अपने असाइनमेंट अच्छे से बना पाएँ। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरे ही असाइनमेंट्स देखकर आंसर्स लिखें। मैं चाहती हूँ कि आप बाकी भी यूट्यूब चैनल्स पे जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चैनल्स, उनको देखें, उनको कंपेयर करें और जो बेस्ट आंसर है वो आप लिखें। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मैम अगर इतना टाइम कहाँ है कि हम बाकियों को कंपेयर करें या कुछ भी, बट जब आप गो थ्रू होते हैं, जैसे 10 या 15 मिनट का कोई असाइनमेंट है, आप उसको रीड आउट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई इसने क्या आंसर लिखा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी क्वालिटी कितनी है। ये सब हम, क्योंकि हम एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो इतना हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग के, जो सिंपल आंसर्स के होते हैं वो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बट जो डिफरेंस होता है, जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनके लिए आपको प्रॉब्लम होती है कि हाँ ये आंसर सही है या नहीं। कुछ स्टेटमेंट्स में बताना पड़ता है हमें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, किसी पे कमेंट करना होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस पूछा जाता है हमें कि हमें बताइए इसमें क्या क्या डिफरेंस है, दोनों कोई दो चीज़ हमें दे दी जाती है। तो मेन प्रॉब्लम उन्हीं में आती है। आप कभी भी किसी भी आंसर को लिखने से पहले जो डिफ्रेंशिएट का है, आप 2-3 चैनल्स की वीडियोस देखें और फिर डिसाइड करें कि हाँ मुझे किसका डिफरेंस लिखना है। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप कंपैरिजन चार्ट बनाकर ही डिफरेंस लिखें। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसे पता होता है कि हाँ आप अच्छे से डिफरेंस जानते हैं। और कभी कंपैरिजन चार्ट ना मिले तो की डिफरेंसेस से लिखें, और अगर फिर भी नहीं होता है, किसी का मान के चले दोनों में कोई मेन डिफरेंस है, तो आप उसको हाईलाइट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस उतार दिए, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हमने IBO 3 असाइनमेंट क्वेश्चंस थे, सबसे पहले मैंने उन्हें उतार दिया है और 1 बाय 1 फिर आंसर लिखा है। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आंसर किस तरह से अटैम्प्ट किए हैं, ताकि आपको भी हेल्प मिले कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय WTO, व्हाट इज इट्स रोल इन वर्ल्ड ट्रेड, डिस्क्राइब इंडियाज एफर्ट्स फॉर इंटीग्रेटिंग इटसेल्फ विद द वर्ल्ड ट्रेड। तो देखिए, इसने डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जब भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन लिखें तो आप उसकी इंट्रो ज़रूर डालें। इंट्रो का मतलब ये नहीं आप डायरेक्ट लिखें इंट्रो, नहीं। अगर WTO के बारे में, चलो ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है तो आप बताएंगे पहले WTO क्या है, बट लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता तो भी आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-4 लाइनें स्टार्टिंग में लिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इंट्रो पता चलती है सामने वाले को कि हाँ, कि आपने स्टार्टिंग जो किया उसके बारे में आपको पता है, और साथ साथ में जो आपकी लेंथ होती है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। देखिए, हम सब जानते हैं, अगर हमने BCom की है, हमने 12th की है, कि असाइनमेंट में क्वालिटी तो इम्पोर्टेंस रखती ही है, बट क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंस रखती है। इसीलिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय WTO, तो आप WTO के बारे में बताएं। देन जब रोल पूछा गया है तो आप इसके फंक्शंस भी डालें, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी डालें कि क्या काम करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको क्या बताना है, डिस्क्राइब इंडियाज एफर्ट फॉर इंटीग्रेटिंग इट्स सेल्फ विद द वर्ल्ड ट्रेड, कि इंडिया कौन कौन से एफर्ट्स लगा रही है ताकि वो वर्ल्ड ट्रेड में अपना नाम कर सके। तो इस आंसर को बेटा कुछ तो मैंने नेट से देखा है, कुछ आपकी बुक जो आपको मिलती है इग्नू से उससे देखा है, कुछ नीरज हेल्प बुक है उसमें से लिखा है, और कुछ क्या क्या है जो आप 11th-12th की बुक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज़ की, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस की टीचर हूँ तो मैंने उसमें से भी आंसर उठाया। तो आई होप कि आपको ये आंसर पसंद आएगा। नेक्स्ट है, हाउ हैज़ द न्यू टैरिफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प इम्प्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडस्ट्री। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, मेन फोकस इसका किस पे है, न्यू टैरिफ पॉलिसी। तो आपको पहले टैरिफ पॉलिसी के बारे में बताना है, फिर आपको बताना है कि कैसे इसने हेल्प की है किसकी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, कि उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, आप उसको आपको कमेंट करना है, बताना है उसके बारे में। गारमेंट्स हैव एमर्ज एज द स्टार परफॉर्मर इन द इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सिनेरियो, इलेबोरेट। तो आपको किसके बारे में बताना है, क्योंकि गारमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, स्टार परफॉर्मर है इंडियन टेक्सटाइल का, तो आप पहले इंडियन टेक्सटाइल के बारे में बताएं, फिर गारमेंट क्या काम कर रही है ऐसा कि वो स्टार परफॉर्मर है, उसके बारे में बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। बट लेकिन जो इसमें शॉर्ट नोट पे कमेंट करने के लिए बोला है वो आपको नेट पे जल्दी से नहीं मिलेंगे। फर्स्ट है आपका इंडियन कॉम्पिटिटर्स इन द एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इसमें ये बताना है आपको कि जो इंडियन कॉम्पिटिटर है वो एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में उनका क्या पोजीशन क्या है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में स्टेबलाइज हो सकें। नेक्स्ट है पोटेंशियल ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया, ये आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा कि पूछा है कि भाई हेल्थ सर्विस कैसी है इंडिया की, उसके बारे में बताना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है जो स्टेटमेंट होती है उस पर हमें कमेंट करना होता है। जैसे ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो यही है कि कमेंट करना है हमें किसके ऊपर, स्टेटमेंट्स के ऊपर। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज रिक्रिएटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये ट्रू है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने रिक्रिएट किया है वर्ल्ड इकोनॉमी को। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड स्वीपिंग चेंजेस इन द ट्रेड पॉलिसी इन द ईयर 1991। तो पहले आप बताएंगे कि ट्रेड पॉलिसी पहले कैसे थी बिफोर 1991 और फिर 1991 में कौन कौन से चेंजेस किए गए। साथ साथ में इसके जो लेंथ है उसका भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लेंथ इतनी ज़्यादा हो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन को बीट कर दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ भी आपको थोड़ी सी देख के रखनी है। द मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ इट्स डाइवर्सिफाइड नेचर, ये भी ट्रू है और इसके बारे में बताना है कि इंडियन एग्रीकल्चर कैसी है, ठीक है। देन द एशियन रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिया फॉर सेवरल रीजन्स, तो आपको एशियन जो रीजन है जिसके साथ डील करता है इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके आंसर स्टार्ट है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने बेस्ट आंसर दूँ, बट फिर भी अगर आपको चाहते हैं कि आपके आंसर और इफ़ेक्टिव बने तो आप 2-3 असाइनमेंट्स देखें, उनको कंपेयर करें, फिर आंसर्स लिखें, ठीक है। बाकी हर एक जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करता है वो अपने बेस्ट ही लिखता है, बट कोशिश यही की है मैंने कि मैं जो जितना हो सकता है मेरे से मैं उतने अच्छे आंसर्स आपको प्रोवाइड करवाऊँ। सो सबसे पहले मैंने WTO के बारे में बताया है, फिर रोल ऑफ WTO, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो मैं 2 मिनट वेट करती हूँ। यहाँ से WTO, अब इंडियाज़ एफर्ट आ गए हैं। जो एक ख़ास बात है मेरे असाइनमेंट्स में वो ये है कि मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकूं, तो इसके लिए मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश मीडियम फाइल को हिंदी मीडियम में, तो आई होप कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको मैंने अलग से अलग कलर से शो किया है। यहाँ से आंसर 2 स्टार्ट है। ट्राई किया कि अलग से हाईलाइट कर दूँ ताकि ढूंढने में आपको प्रॉब्लम ना हो आंसर्स।
अगर आपको किसी क्वेश्चन की लेंथ छोटी लगे या आपको लगे कि मैं इसको और एडिट करके थोड़ी लेंथ बढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। आंसर 3, ये आपके गारमेंट्स वाले का आंसर है। इसमें जो ख़ास बात है बेटा वो ये कि मैंने कोशिश की है कि मैं डाल सकूं कि जो गारमेंट्स हैं हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रॉम ईयर 2011 टू 2019 के बारे में मैंने डाला है कि जो है डे बाय डे हमने इंक्रीज़ ही किया है हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा स्टैंडर्ड है उसे भी, और हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको भी। और साथ साथ में रीजंस भी बताए हैं। और जहाँ मुझे लगा है कि कंक्लूज़न की नीड है वहाँ मैंने कंक्लूज़न भी डाला है। यहाँ से आंसर 4 स्टार्ट है। ये आपका नेम है, एविडीज डोनाबेदियंस।
ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है। इसके साथ हमारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही मैंने हिंदी मीडियम असाइनमेंट भी बनाया है, ट्रांसलेट किया है, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चंस है, ये तो आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। यहाँ से आंसर स्टार्ट है। हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स ट्रांसलेटेड फाइल है, तो हो सकता है कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम हो जो कि डिफरेंट लगे आपको, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। बाकी मैंने रीड आउट किया है, मेरे अकॉर्डिंग सारे वर्ड्स ठीक हैं। मैं स्लो स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। जहाँ भी आपको लगे कि आंसर छोटे हैं या फिर हम इसमें एडिट कर सकते हैं या क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप बाकी असाइनमेंट्स भी देखें, असाइनमेंट वीडियोस जो बाकियों ने डाली है, ताकि आपको पता चले कि हाँ कुछ मिस्टेक है या फिर कहीं कोई कमी है, तो हम अपने असाइनमेंट्स में वो ना रहने दें। मोस्टली उनके लिए कह रही हूँ जो अपना असाइनमेंट बहुत इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं। आंसर 3 स्टार्ट हो गया यहाँ से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि आपने अगर असाइनमेंट हिंदी मीडियम में बनाया है तो आपको पेपर भी हिंदी मीडियम में देना पड़ेगा, और अगर आपने असाइनमेंट इंग्लिश मीडियम में बनाया है तो आपको पेपर भी इंग्लिश मीडियम में देना पड़ेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट ईयर मुझे स्टूडेंट्स ने बोला था मैम प्लीज़ हमें हिंदी मीडियम असाइनमेंट शेयर कीजिए, तो उसके लिए फिर मैंने ट्रांसलेटेड फ़ाइल का सहारा लिया कि ट्रांसलेशन से हम हिंदी मीडियम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।
इस तरह से अब हमारा हिंदी मीडियम असाइनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि असाइनमेंट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आप इससे अच्छे से असाइनमेंट बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।